Hello students, today we will read a chapter of your English of your class 10th from the book First Flight, and the chapter is 4 and chapter name is from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. Let's start the chapter. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एन फ्रैंक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. एन फ्रैंक was born on 12 June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the Second World War. As the Nazis came to power in Germany, she, along with her family, moved to Amsterdam but got trapped when Nazis occupied Netherlands. अभी एन फ्रैंक के बारे में एक कहानी है. कौन थी ये? एक ये लड़की थी, जर्मन लड़की थी जो ज्यूइश गर्ल थी जाति से. 12 जून 1929 को थी और 1945 में उसकी डेथ हो गई थी. स्टूडेंट, ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और नाजीज ने पावर में आ गई थी. जर्मनी में थी जो वो पूरे वर्ल्ड में सबको ऑक्युपाई कर रही थी. और वो नीदरलैंड जब शिफ्ट हुए तो वो क्या किया, जो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड्स में है, उसको भी नाजीज ने क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया. स्टूडेंट्स, तो नाजीज के बारे में आपने ऐसे पढ़ा होगा, हिटलर की कौन सी आर्मी का नाम था, नाजीज. अब वो the Jewish girl was being persecuted, so the family went into hiding in July 1942 in Annie's father's auto friend's office building. They remained in hiding for 2 years. Then they were shifted to concentration camp where Annie died due to the typhus within days of her sister Margot Frank. Their father Otto was the only survivor of the group. जो ज्यूइश पॉपुलेशन थी वहां पे वो मारी जा रही थी बेदर्दी से हिटलर के द्वारा, नाजीज के द्वारा. तो जो एनी फ्रैंक के फादर थे, ओटो फ्रैंक नाम था, वो उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में छुप गए जुलाई 1942 में पूरी फैमिली के साथ. दे रिमेंड इन, वो 2 साल तक वहीं पे रहे बट बाद में उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया जहाँ पे एनी मर गई, जो एन थे मर गई और टाइफस के कारण मर गई उसकी बहन के मरने के कुछ ही दिन बाद. तो उस वक्त खाली उसके फादर थे जो वो बचे थे, ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप में वो ही बचे थे बस जिंदा. आफ्टर द वॉर एंडेड ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम एंड फाउंड एनीज डायरी. He got it published under the name Diary of a Young Girl. The diary was gifted to Anne on her 13th birthday and it gives detailed account of her life from 12 June 1942 to 1 August 1944. अब जब वो वॉर खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो उसके पिताजी थे वो अकेले एम्स्टर्डम में आए और उन्हें एन की डायरी मिली. उसका नाम उन्होंने क्या रखा, उसको पब्लिश किया जब द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से. बहुत ही फेमस बुक है और बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड भी है. द डायरी वॉज गिफ्ट टू एनीज ऑन 13 बर्थडे पे उसे दी गई थी और उसने अपनी पूरी लाइफ उसमें की है. 1942 से 1944 के बीच में डेट भी दे रखी है, 1 अगस्त एंड 12 जून. इन डेट्स के बीच में उन्होंने सारा अपना अकाउंट लिख रखा है इसका, अपनी लाइफ के बारे में. The diary was originally written in Dutch language and it became one of the world's most widely read books. ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी स्टूडेंट, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली बुक बनी. इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म, टेलीविजन में भी आया, थ्योरेटिकल प्रोडक्शन, ओपेरा हैव बीन बेस्ड ऑन डायरी. एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टॉक्ड अबाउट होलोकास्ट विक्टिम्स. होलोकास्ट विक्टिम होती है जिनको ग्रुप्स में मार दिया जाए, इसका मतलब वास्ट डिस्ट्रक्शन को आप कहोगे होलोकास्ट. तो जब वर्ल्ड वॉर के कारण वास्ट डिस्ट्रक्शन हुई थी, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में भी रखे थे, तो इसको कहते हैं होलोकास्ट. तो उनके ऊपर, एन फ्रैंक के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविजन पे भी आई, ओपराज भी बने, और क्या थिएटर्स भी हुए. तो ये एक एक्सर्प्ट लिया गया है किससे, उनकी बुक से. पूरी बुक थी, पूरी बुक नहीं है आपके सिलेबस में, बस थोड़ा सा पार्ट है. एक्सर्प्ट होता है थोड़ा सा पार्ट, कि थोड़ा सा पार्ट लिया गया बस उससे. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Let's start with the
डायरी। वो पहले बोलती थी कि जो एन फ्रैंक है वो कह रही है, क्या कह रही है यहाँ पे, मेरे कौन है, एन फ्रैंक। वो कह रही है बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि डायरी में लिखना मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड ऑन द म्यूजिक ओवर 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। म्यूजिक होता है स्टूडेंट अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए जो डायरी लिखना है, क्योंकि मैंने ना तो पहले कभी लिखा है और ना ही मुझे लगता कि मैं लिख पाऊंगी और मेरे को कोई सीरियसली भी लेगा, क्योंकि मैं बस कितने साल की हूँ, 13 year ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ, 13 साल की हूँ बस। मेरे को लगता मेरे विचारों पे, मेरी राइटिंग्स पे कोई सीरियसली लेगा, और क्या पता फ्यूचर में मैं ही ना पढ़ूं, क्योंकि बचपन की हरकतें होती है ना स्टूडेंट, हम करते हैं कुछ कुछ। तो अब वो भी ऐसा ही सोच रही है कि क्या पता मैं बचपन की बातें अभी उसको सीरियसली नहीं ले रही, मैं ही नहीं ले और कोई तो क्या लेगा। अब एन फ्रैंक यहाँ पे अपनी डायरी के राइटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है। ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। थिंग्स ऑफ माई चेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, टू इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू हैव वांटेड टू से, कि कोई चीज जो तुम्हें टेंशन दे रही हो, चिंतित हो जिस कारण, और तुम उसे किसी से कह दो, बाहर निकाल दो, एक्सप्रेस कर दो, तो उसको हम कहते हैं कि ऑफ माई चेस्ट। यहाँ पे वो कह रही है जो भी उसकी सारी टेंशन थी वो सारी निकालना चाहती थी, किसके थ्रू निकालना चाहती थी, एन फ्रैंक अपनी राइटिंग के थ्रू। तो वो कह रही है सारी टेंशन जो मेरे अंदर है वो मैं सारी अब बाहर निकालना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो वो कह रही है मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राइटिंग को पसंद करती हूँ या करती हूँ, बट मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल और यहाँ पे पेपर का कंपैरिजन किया गया स्टूडेंट पेपर की। अब वो बता रही है कि मैं अपने को किसी से भी एक्सप्रेस करूंगी, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफरेंस बता रखा है यहाँ पे। क्या है डिफरेंस पेपर और पीपल में? पेशेंस का डिफरेंस स्टूडेंट। वो कह रही है मैं किसी से भी अपनी डिस्कस करूंगी तो वो इतनी ध्यान से नहीं सुनेगा, जो बट पेपर है, जो डायरी है जिसमें मैं लिखूंगी, उसमें बहुत ही पेशेंस है, जो भी मैं राइट करूंगी वो पेशेंटली सुनेगा। बट और कोई बंदा होगा, पीपल होगा, तो वो नहीं सुनेगा इतनी पेशेंटली। तो वो क्या बता रही है, पेपर को अच्छा बता रही है पीपल से, और इसकी क्वालिटी बता रही है कि पेशेंस क्या डिफरेंस है उसके पेपर और पीपल के बीच में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स एंड बोर्ड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। अब वो कह रही है एक दिन मैं सोच रही थी, क्या इन्हीं दिनों में मैं जब थोड़ी सी डिप्रेस थी, सैड थी, इसका मतलब दुखी थी, मैं बैठी हुई थी घर पे और वो अपने चिन पे, जैसे ये पिक्चर में बैठी हुई ना लड़की, ऐसे पोज में बैठी हुई थी अपने ठोडी पे हाथ रख के, और बोर हो रही थी बहुत, और कुछ करने को नहीं था मेरे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग सा, और मैं बैठी बैठी सोच रही थी मैं यही रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग होता है एंगेज इन डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड, एंग्री और वरीड, कि किसी की चीज के बारे में सोचना, गहरे विचार में खो जाना जो किसी को दुखी करे और एंग्री करे, गुस्सा करे, या उसको टेंशन में डाल दे स्टूडेंट। तो ऐसे थॉट में खो जाना। वो कह रहा है कि वो अब फाइनली अंदर ही बैठी और ऐसे उसमें खो गई। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक notebook grandly referred to as diary unless I ever find a real friend it probably won't make a bit of difference। grandly का मीनिंग होता है in a proud manner, कि गर्व से कहना। तो अब यहाँ पे डायरी को उसने क्या कहा है, स्टिप बैक कहा है स्टूडेंट, की पक्का गत्ते टाइप उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब वो क्या कह रही है, आखिर में मैं दुखी होके अंदर ही, मैंने सोचा अंदर ही रहूं, क्योंकि पेपर जो है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा वो सब्र रख सकता है मेरी फीलिंग्स सुनने के लिए।
और मेरे को कहीं बाहर जाने का कोई प्लान भी नहीं है। तो और उसने कोई प्लान भी नहीं बनाया और उसने क्या अपनी जो स्ट्रिप बैग थी उसको उठा के गर्वित सा महसूस किया। जो स्ट्रिप बैग थी उसकी डायरी थी। स्ट्रिप बैग मतलब होता है बाइंड की हुई कोई भी बुक जो बाइंड करके हो स्टूडेंट और उसको पक्का गत्ता टाइप चढ़ा रखा हो जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। तो वो कह रहा है कि मेरे पास कोई असली में तो कोई दोस्त नहीं था, बट ये क्या पता ये जो डायरी है ये डायरी मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस पैदा कर दे और मेरा अच्छा फ्रेंड बन के दिखाए। तो स्टूडेंट ये बात है। अब वो क्या कह रही है, डायरी से उसका लगाव दिख रहा है स्टूडेंट। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब वो कह रहे हैं कि वो फिर से पॉइंट पे आई जो उनको बढ़ावा दे रहा था डायरी को पहले प्लेस पे रखने पे, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड ही नहीं था जिसको वो क्या रैंकिंग कर सके। Let me put it more clearly, since no one believed that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. और वो कह रहे हैं कि मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा एक 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है दुनिया में और मैं हूं भी नहीं। क्या है, उनकी डायरी उसके साथ है, उसकी डायरी उसकी फ्रेंड है। आई हैव लविंग parents and a 16-year-old sister. There are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, a good home. वो क्या कह रहा है कि मेरे सॉरी मेरे लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है एक, और क्या अबाउट 30 पीपल है, बट मैं किसी को भी दोस्त नहीं कह सकती। मेरी फैमिली में मेरी फैमिली है, मेरी आंटीज है, सब कुछ है, बट मैं किसी को अपना दोस्त नहीं कह सकती, अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकती। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। और वो कह रहे हैं कि मैं अगर सरफेसली देखूं, ऊपर ऊपर से देखूं, तो इंजॉय मेरी लाइफ में इतना नहीं है, क्योंकि इंजॉय नहीं कर सकती मैं किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं बिहेव कर सकती, क्योंकि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, बस मेरी एक डायरी ट्रू फ्रेंड है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो कह रहे हैं मैं अपने आप को क्या किसी के भी क्लोज नहीं ले जा सकती, क्योंकि और ये उनकी प्रॉब्लम थी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कि वो सामान्य जो थिंग होती है, चीजें होती है, उनके बारे में बात कर सकती थी, उनको बात करना नहीं आता था, इंट्रोवर्ट टाइप थी वो। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, शेयर सीक्रेट्स विद समवन। कन्फाइड का मतलब होता है किसी से अपने राज शेयर करना। तो वो कह रहा है ये मेरा भी फॉल्ट हो सकता है कि मैं किसी से भी अपने राज शेयर नहीं करती थी, एक दूसरे से किसी पे भरोसा नहीं करती थी, इसलिए मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था अच्छा, ना मेरे सिस्टर थे। तो जो एन फ्रैंक है वो बोल रही है ये, वो इससे क्या पता लग रहा है इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वो किसी से भी शेयर नहीं करती, इसलिए उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो शुरुआत से कह रही है, यहाँ से हमें उसकी क्वालिटी का पता लगता है वो इंट्रोवर्ट है, और वो कह रही है कि इसमें किसी के और का फॉल्ट नहीं है, कि लगता है मेरा ही फॉल्ट है कि मैं किसी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करती। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. कि वो कह रहा है कि यही केस है, चीजें चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरा नेचर है वो वैसा का वैसा रहेगा। नेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता किसी का भी, वो मेरा इंट्रोवर्ट टाइप है और मेरी अब डायरी ही दोस्त है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि जो ये इमेज है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की मेरी इमेजिनेशन में, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट टाइप है, तो अब वो इंट्रोडक्शन ही दे रही है अपनी सारी, क्या इंट्रोडक्शन दे रही है अपने बारे में, उसका कैसा नेचर था। अब वो अपने बारे में बता रही है कि मेरे को ऐसा अच्छा लगेगा कि मैं सारे फैक्ट्स लिख दूं, अपनी इंट्रोडक्शन लिख दूं, मैं क्या हूं, ये हूं, वो हूं अपनी डायरी में।
तो मेरे को ये लिखना अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं अपनी डायरी को अपने दोस्त की तरह रखूंगी और इसका नाम भी रखूंगी किटी। डायरी का नाम क्या रख दिया, किटी। और अब वो कह रहा है फ्रेंड की तरह रखूंगी, मैं इसको दोस्त की तरह रखूंगी। ये नहीं कि रोज की रोज जैसे और लोग करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, और सारे फैक्ट और फिगर्स लिख दे। सिंस नो वन अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो प्लंज इन का मतलब होता है कि स्टार्ट राइटिंग एट द मोमेंट, जब भी लिखना स्टार्ट करना, और स्केच ऑफ माई लाइफ होता है इंट्रोडक्शन की, इंट्रो देना अपना। और वो क्या कह रही है अभी पिछले पैराग्राफ में उसने क्या कहा, स्टूडेंट लिखा है कि मेरे को और लोगों की तरह इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखना पसंद नहीं है। बट अब वो क्या कह रही है कि इससे तो मेरी जो भी स्टोरी होगी किटी से, मैं जो भी लिखूंगी वो कोई भी समझ ही नहीं पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने उसी वक्त लिखना स्टार्ट किया अपने बारे में, इसका मतलब ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ, थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रो लिखना स्टार्ट किया, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था लिखना ऐसा करना, और जो उसने पिछले पैराग्राफ में बताया स्टूडेंट एन फ्रैंक ने। My friend father, the most adorable father I have ever seen since marry my mother until he was 36. She was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. वो कह रहे हैं मेरे जो पिताजी थे वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, ऑटो थे जो भी हमने पहले भी पढ़ा था। उन्होंने मेरी मम्मी से शादी की जब वो 36 साल के थे, 36 का नहीं, वो 36 के थे, और जो उनकी मम्मी थी वो 25 साल की थी। मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई 1926 में, और अपने सारे और इंट्रो दे दिया उसने छोटा सा। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. My father emigrated to Holland in 1930. इमिग्रेटेड होता है अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाना स्टूडेंट। और वो कह रही है मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ, मैं 4 साल की हूँ, और मेरे फादर थे जो वो अपनी कंट्री छोड़ के या दूसरी कंट्री में आए थे हॉलैंड में, कब 1933 ईयर में। तो अब उसने अपना और लाइफ के बारे में बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। माई मदर एडिट होल्डर फ्रैंक went with him to Holland in September, and while Margot and I were sent to Aachen, to a city in Germany है to stay with our grandmother, कि जो मेरी माँ थी और जो मेरे पापा थे वो कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए सितंबर में, और जो मेरी बहन और मैं थे वो एचन ये जर्मनी की सिटी है वहां पे आगे अपनी दादी की है रुकने। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, आई फॉलोड इन फरवरी when I was plunged down on the table as birthday present for Margot. अब plunged down का मतलब होता है put down abruptly, जल्दी से रखना। तो अब यहाँ पे जब मार्गोट भी कब चलेगी, दिसंबर में चलेगी अपने हॉलैंड में अपने घर पे माँ बाप के पास, और फरवरी में जो थे एन फ्रैंक भी चलेगी, और बर्थडे पे गई, किसके बर्थडे पे, मार्गेट के बर्थडे पे, और टेबल पे उनके मम्मी पापा ने जैसे कि गिफ्ट रखते हैं बर्थडे गिफ्ट की तरह उसको जचा दिया। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. अब वो कह रहा है कि मैंने जो थी क्लास फर्स्ट थी, जो नर्सरी क्लास से फर्स्ट थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में किया, और मैं वहां तक कब तक रही, जब मैं 6 साल की थी वहां पे। इन द 6th form my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of the year we were both in tears. We said heartbreaking farewell. हेडमिस्ट्रेस होता है जो औरत क्या हो, हेड टीचर हो। वो 6th क्लास में हो गई थी स्टूडेंट, और टीचर थी उनकी मिस्टर क्यूप्रस, जो कि हेडमिस्ट्रेस भी थी, उनकी हेड टीचर भी थी स्टूडेंट। सभी इसका टीचर है, एचओडी कह सकते हो आप एक टाइप की। और जब ईयर खत्म होने वाला था हम दोनों ही बहुत ही रोए, इसका मतलब क्योंकि हम एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, वो एक दूसरे से अफेक्टेड थे, हम लोग स्टूडेंट एक दूसरे से बहुत लगाव था उनके बीच में, दोनों के बीच में। इन द समर ऑफ द 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैव टू एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन। अब वो कह रहे हैं 1941 में जब गर्मियां थी, उनकी जो दादी थी वो बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, और तो उनका बर्थडे बीच में पड़ा और थोड़ा ही कुछ उनका सेलिब्रेट ना हो पाया।
Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. Grandma's candle was lit along with the rest. अब वो जो ग्रैंड माँ थी स्टूडेंट, वो कब मर गई? 1942 में मर गई। और वो मेरे को याद आती थी, मैं उनसे अभी भी प्यार करती थी, बट जब 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किस लिए किया गया, मैं अपनी ग्रैंड माँ को भूल जाऊं और उनके लिए कैंडल जला के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करूं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। सोलमन होता है स्टूडेंट सेक्रेट ही पवित्र। अब वो कह रहा है कि मेरे पूरा डेडिकेशन मेरा डायरी की तरफ था। हम चारों अच्छे से रह रहे थे, दो ये बहन बड़ी और छोटी मार्गरेट और एन, और उसके माता पिता दोनों, ओटो और उसकी मदर, दोनों रह रहे थे। और अब कह रहे हैं कि यही जो सब कुछ था मुझे आज की डेट में लेके आ रहा है कि मैं डायरी लिख रही हूँ अच्छी सलामत। सैटरडे 20 जून 1942 को लिखती है स्टूडेंट एन फ्रैंक। स्टार्ट करती है, डियरेस्ट किटी, अपनी डायरी का नाम लिखती है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग मतलब होता है इन इट्स बूट, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि डर के मारे कपकपाना। पूरी क्लास डर के मारे कपकपा रही थी। और ये डेट क्या है? 20 जून 1942। और पूरी क्लास में क्या मचा हुआ था? शोर मचा हुआ था और नर्वस हुई थी। तो नर्वस होने का रीजन of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and will be kept back. Half the class is making bets. Bets होता है शर्त लगाना स्टूडेंट। अब रीजन क्या था दुखी होने का, नर्वस होने का? स्टूडेंट उनका रिजल्ट आने वाला था और अगली ही मीटिंग में उनको बताने वाले थे रिजल्ट के बारे में कि वो अगली क्लास में जाएंगे, पास होएंगे या फेल होएंगे, इसी क्लास में रहेंगे फेल होके। तो इसी बारे में वो शर्तें लगा रहे थे, बेट्स लगा रहे थे एक दूसरे से स्टूडेंट कि तू पास होएगा या मैं फेल होऊंगा। और यही उनकी नर्वसनेस का कारण भी था। Jane and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bets. Staked का मतलब होता है put on risk स्टूडेंट। जेएन और जो वो थी, जेएन थी और वो जेएन उसकी फ्रेंड का नाम था, वो दोनों हंस रही थी किस पे? जो दो लड़के उनके पीछे बैठे हुए थे जिसका नाम था सीएन एंड जैक्स। वो क्या कर रहे थे स्टूडेंट? टेक का मतलब होता है पुट ऑन रिस्क, कि वो अपने जो एंटायर हॉलीडे, जो छुट्टियों में उन्होंने सेविंग की थी, अपनी खर्ची बचाई थी, जेब खर्ची से पैसे बचाए थे, वो सारे शर्त में लगा रहे थे कि हम पास होंगे या फेल होंगे, इस शर्त पे लगा रहे थे। और ये देख के जो एन फ्रैंक थी और जो जीएन थी उसकी फ्रेंड थी, वो दोनों उसको देख के हंस रही थी बहुत जोर जोर से, क्योंकि जो उन्होंने पूरा कमाया था वो सारा उस स्टेक पे लगा रहे थे स्टूडेंट। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। अब वो कह रहे सुबह से शाम हो जाती थी, क्या मॉर्निंग टू नाइट हो जाती थी, जब तक सीएन और जो जेक्स थे वो दोनों क्या करते रहते थे? दोनों एक दूसरे से बोलते रहते थे कि तू पास होने वाला। फिर एक बोलता नो आई एम नॉट, तो दूसरा बोलता यस यू आर, हाँ तुम हो गए, तो दूसरा बोलता फिर नो आई एम नॉट। तो यही बहस पूरी रात उनकी छिड़ी रहती, पूरे दिन उनकी छिड़ी रहती थी। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम डाउन। प्लीडिंग होता है रिक्वेस्टिंग, कि जो जीज था, ये जे था, उसकी उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, उसने भी रिक्वेस्ट की, और मैंने भी एंग्री आउटबर्स्ट का मतलब बहुत ही गुस्सा हुई मैं, कि जिसके कारण वो चुप हो जाए, बट वो उन्होंने चुप होने का नाम नहीं लिया। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट about a quarter of my class shouldn't be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. और डमीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डमी मतलब जो बुत्ते खड़े होते हैं। 1/4 होता है 1/4। अब वो कह रहा है कि डमीज की तरह, बेजान की तरह ज्यादातर क्या होते हैं, वीक स्टूडेंट जो होते हैं वो बेजान की तरह पड़े रहते हैं, यहाँ पे वीक होते हैं वो, और वो फेल होने के लायक होते हैं कि वो इसी क्लास में रहे। बट हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो टीचर्स होती है वो सबसे
बड़ी अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होती है कि उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कि मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही थी, और ना ही जो मेरी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड्स थी, वो जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनको क्या, फीमेल गर्ल्स थी उनको गर्लफ्रेंड्स बोला गया है, और ना ही मैं ले रही हूँ ना ही मेरी कोई फ्रेंड टेंशन ले रही है स्टूडेंट। मैंने क्योंकि अच्छे से किया, बट मेरे को एक सब्जेक्ट की टेंशन है, वो है मैथ्स। एनीवे all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with my old teachers. अब वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अब थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो बहस करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, प्रिडिक्ट करने से भी। तो एक दूसरे से बनाने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे का दिल तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक हमें क्या साहस बांधना चाहिए एक दूसरे का, और हमारे अच्छे ही मार्क्स आएंगे। एक क्योंकि हमारी जो टीचर के साथ है जो अच्छी बनती थी, और हम सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे और अच्छे से पढ़ते भी थे। देयर आर 9 of them, 7 men 2 women, की 9 टीचर थे टोटल स्टूडेंट, 9 टीचर से उसमें क्या थे, 7 तो जो थे मैन थे, और जो 2 थी वो औरतें थी। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब एनोइड का मतलब होता है एंग्री स्टूडेंट, गुस्सा होना। फॉगी का मतलब होता है ओल्ड फैशन पर्सन, पुराने रीति रिवाज मानने वाला। जो मिस्टर कीजिंग थे पुराने सोच वाले टीचर थे, और वो मैथ्स पढ़ाते थे, और वो मेरे से गुस्सा थे सदियों से। क्यों, क्या रीजन था, मैं बहुत ज्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क एन essay ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स, कि उन्होंने मेरे को बहुत वार्निंग दी। चैटरबॉक्स होता है टॉकेटिव पर्सन कहते हैं स्टूडेंट, जो बहुत ही बातूनी हिंदी में कह देते हैं हम, इंग्लिश में टॉकेटिव पर्सन। तो मैं कह रहे कि टीचर ने, जो कीजिंग थे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बहुत वार्निंग दी, और आखिर में उन्होंने तंग आके मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या दिया, एक एसे लिखने को दिया, और टॉपिक क्या था उस एसे का, चैटर बॉक्स। की चैटर बॉक्स के ऊपर जो चट 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 करता रहता है, बोलता रहता है, उसे लिखना है। क्यों, एनी फ्रैंक को, ये अब एन फ्रैंक को लिखना था इस टॉपिक के ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वो बार बार नहीं मान रही थी उनके वार्निंग देने के ऊपर भी, और उन्होंने सोचा कि मैं टॉपिक दे दूं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू डू राइट अबाउट दैट, आई हैड वरी अबाउट दैट, लेटर आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन अ टाइटल इन माय बुक, टक्ड इट इन माय बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब जो टीचर था, जोटेड डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट रोट डाउन। अब जो था उसने क्या किया, जो चैटर बॉक्स था, पहले तो सोचा क्या लिखूंगी मैं इसके बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखोगे भाई, क्या लिखेंगे। बट उसको थोड़ी सी टेंशन भी हुई थोड़ी सी देर के लिए, कि मैं चैटर बॉक्स के ऊपर क्या लिखूं, क्योंकि कुछ लिखने को नहीं। टीचर सोच रहा था कि वो जो चुप हो जाएगी इससे। फिर उसने क्या किया, लिखा अपनी नोटबुक में टॉपिक को, और बैग में डाला उसको, और चुपचाप बैठ गई वहां पे। और क्या डिसाइड किया, मैं घर पे जाके इसको देखूंगी। टीचर ने सोचा, मिस्टर कीजिंग ने, अगर मैं इसको ये टॉपिक दूंगा तो ये आगे से चुप रहेगी, क्योंकि ये राइट जस्टिफिकेशन तो कोई इस बात की दे नहीं सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से, मिस्टर कीजिंग के हिसाब से, टॉकेटिव पर्सन होना बुरा था। सभी टीचर्स के हिसाब से होता है वो तो, क्लास में बोले तो स्टूडेंट्स। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, दैट द नोट अबाउट द एसे caught माय आई। अब जब उस इवनिंग उसने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, जो भी रेगुलर उसको स्कूल से मिलता स्टूडेंट, उसकी आंख किस पे गिरी, उसके टॉपिक पे। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग माय टिप ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की देखो च्यू कर रही है, इसका मतलब चबा रही है वो, और फिर वो लिखने लग गई, सोचने लग गई। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव अ बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, and the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. ramble on का मीनिंग होता है स्टूडेंट टॉक और राइट एमलेसली। अब वो इससे पता लग रही है इस बातों से कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी स्टूडेंट। अब वो कह रही है कि मैं ऐसे ही नहीं लिख सकती कि कुछ भी एमलेसली, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी नहीं लिख सकती,
और ना ही सोच सकती, बोल सकती। तो मैं अब रैम्बल ऑन नहीं कर सकती, मुझे कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि जिसे लोग बिलीव करे, लोग मेरे ऊपर हंसी ना बल्कि बिलीव करे स्टूडेंट। तो अब वो क्या चाहती थी, उसकी ट्रिक थी कि ये नहीं हो कि मैं खुला खुला लिख दूं स्पेस छोड़ के, कि बड़ा सा ऐसे लिख दूं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक मेरी उसमें कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट ना हो। और अगर कन्विंसिंग आर्गुमेंट होंगे जब भी, यही ट्रिक उसने अपनाई कि अगर कन्विंसिंग आर्गुमेंट हो गए जब भी वो अपनी प्रूव कर सकती है किसकी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग की, कि क्यों बोलना बहुत जरूरी है। तो ये जब भी प्रूव कर सकती है स्टूडेंट जब वो कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दे स्टूडेंट। तो अब इससे पता लग रहा है वो इंटेलिजेंट थी, बेवकूफ लड़की नहीं थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, क्योंकि वो आर्गुमेंटिव थी और थोड़ा सा सोच विचार के काम करती थी, ऐसे ही कुछ नहीं कितनी देर सोचा और कि एक बहुत ही अच्छे वो डिसीजन पे उतरी। तो इससे पता लग रहा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी थी और अच्छी थिंकर भी थी। आई थॉट एंड थॉट सडनली आई हैड एन आइडिया, आई रोट डाउन द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। अब वो कह रहे हैं मैंने सोचा और सोचा, बहुत देर तक सोचा और आखिर में मेरे को आइडिया आया। क्या आइडिया आया स्टूडेंट, कि आई रोट द 3 पेजेस, और आइडिया आते ही उसने क्या लिखा, 3 पेज लिख दिए, और मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। आई आर्ग्यूड टॉकिंग इज अ, क्या लिखा उन्होंने, कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच एज इफ I don't know no more and that's there not much you can do about the inherited trait। trait होता है स्टूडेंट्स क्वालिटी, इनहेरिटेड मतलब होता है जो पेरेंट्स से क्वालिटीज हमें मिली हो, क्वालिटीज फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल एबिलिटी, जो हमें अपने पेरेंट्स से पूर्वजों से मिलती है उसे इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बोलना है वो इनहेरिटेड ट्रेट है मेरे लिए। इस पे जो चैटर बॉक्स में उन्होंने ऐसे लिखना था उसने क्या रीजन दिया, ये रीजन दिया। और वो कह रही है कि जो बोलना होता है वो तो क्या होता है, क्वालिटी होती है एक स्टूडेंट की, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ इस बात में अपनी क्वालिटी को सही रखने में, और मैं इसको कभी ठीक भी नहीं कर सकती, क्योर भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ है जो वो बहुत ही बोलती है, बातूनी है, और मैं अगर चाहूं भी तो भी ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी माँ के द्वारा मेरे में इनहेरिटेड ट्रेट आया है। इसका मतलब ये क्वालिटी मेरी माँ से मेरे में आई है, ये नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है, तो ये क्योर नहीं हो सकती, ये रेक्टिफाई नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, देख रहे हो एक 13 ईयर स्टूडेंट की, गर्ल की रीजनिंग कितनी जबरदस्त है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड वन। मिस्टर कीजिंग थे, वो जोर से हंसे मेरे आर्गुमेंट पे, और फिर मैं बात करने लगे दोबारा, जैसे कर रही थी अगले लेसन में दोबारा से बात करने लगी, तो मिस्टर कीजिंग को गुस्सा हुआ और उन्होंने फिर से क्या किया, मेरे को एक और असाइनमेंट दे दी, क्या एक और ऐसे लिखने को दे दिया, क्योंकि मैं दोबारा से बात कर रही थी, ये टॉपिक और लिख लाई थी मैंने, पूरा आर्गुमेंट अपना राइट आर्गुमेंट दिया था और वो सेटिस्फाई भी हो गए थे मिस्टर कीजिंग। अब अगला टॉपिक क्या दिया उन्होंने, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड थिंग, बैड क्वालिटी। अब वो कह रहे हैं कि जो चीज ठीक ना हो सके, और ज्यादातर ये हम गलत क्वालिटीज के बारे में जब डिस्कस करते हैं, जब कहते हैं, तो वो कह रहे हैं, अब उन्होंने टॉपिक दिया एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, की जो चैटर बॉक्स, जो बोलने वाला आदमी जो ठीक ना हो सके, टॉकेटिव पर्सन। I ended it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. अब वो कह रहे हैं मैंने दूसरे टॉपिक के भी ऊपर लिख कर दे दिया मिस्टर कीजिंग को, अब वो मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाए, 2 लेसन तक वो सोचते रहे, आगे 2 लेक्चर्स तक।
अगले 2 दिनों में कि जब भी उन्होंने अगली 2 क्लासेस ली कि मैं क्या करूं, बट उनके सर से पानी जब उतर गया चौथी क्लास में और उन्होंने मुझे तीसरा और एक और ऐसे लिखने को दिया। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब वो क्या कह रहा है कि एन फ्रैंक वो तंग आ गया वो उसके बोलने से और उन्होंने एक और पनिशमेंट दी उसको, एक और ऐसे लिखने को दिया। क्या टॉपिक दिया? क्वैक क्वैक क्वैक। दिस इज द थर्ड ऐसे। 2 ऐसे वो लिख चुके थे और कन्विंस भी हो चुके थे और उनके मिस्ट्रेस जो हेड जो चैटर बॉक्स। द क्लास रोड जो आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजुएंटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इंजुएंटी मतलब होता है ओरिजिनलिटी और इंसेंटिवनेस कि जो सच्चाई होती है, ट्रूथ होता है, लिख सकता है बंदा। तो वो कह रहा है कि पूरी क्लास हंसी, मैं भी हंसी क्योंकि मेरे को पता था तो भी हंसी, हालांकि मेरे जो थे सारी जो टॉपिक में लिखने वाली वो थी मटेरियल खत्म हो गया था। इसका मतलब जो आइडियाज आए थे उन्होंने सारे लिख दिए थे चैटर बॉक्स के ऊपर। अब उनका जो ओरिजिनलिटी थी अब वो उनके मन में कोई भी और आइडिया नहीं था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल माई फ्रेंड सैनी। अब वो कह रहे हैं कि इस टाइम क्या कुछ ओरिजिनल कुछ नया लाना पड़ेगा हमें जो पिछले बार से अलग हो। और उन्हें किसकी फ्रेंड की, उसकी फ्रेंड की याद आई, मिस्टर सैनी, मिस सैनी सॉरी। किजिंग और अबैनी के बीच में होड़ लग गई। किजिंग क्या देता उन्हें? असाइनमेंट देता क्योंकि वो बोलने से बिल्कुल बाज नहीं आती। जो एनी थी वो हमेशा बोलती रहती थी क्लास में, किजिंग उनको चुप करवाते रहते थे। एज अ पनिशमेंट वो उन्हें क्या देने लगे? ऐसे लिखने को देने लगे और वो फिर लिख भी लाती थी। और क्या लिख लाती थी? आर्गुमेंट्स के साथ। माई friend Sunny, who good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end. In verse, I jumped for joy. अब वर्स होता है, पोएम होता है, पोएम को कहते हैं स्टूडेंट। अब पोएम जो उसकी सैनी फ्रेंड थी वो उसकी बहुत ही अच्छी एनी की फ्रेंड थी और वो बहुत ही अच्छी पोएट्री करती थी। उसने उससे हेल्प मांगी, कहा कि अब ऐसे मैं बहुत लिख चुकी हूं तो अब मुझे पोएम लिखनी है। और अब वो खुशी से पोएम सुन के खुश हो पड़ी। मिस्टर केजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी बट विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। रिडिकुलस मतलब होता है फनी, मजाकिया। अब कह रहे हैं कि जो मिस्टर केजिंग है वो मेरा मजाक उड़वाना चाहते हैं, ये एक मजाकिया सा सब्जेक्ट देंगे, टॉपिक देंगे, बट मेरे को पक्का पता है उनका ही मजाक बनने वाला है अब जल्दी, क्योंकि वो हर बार गुड एक्सप्लेनेशन के साथ और रीजन के साथ लिख के जाती तो उसका कोई मिस्टर किजिंग के पास आंसर ही नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। तो वो जस्टिफाई इतना अच्छे से करती थी। अब वो ऐसे कह रही है कि ये जस्टिफाई इतना अच्छे से करती थी और ये बैड क्वालिटी नहीं मानती थी। जो मिस्टर किजिंग थे वो बैड क्वालिटी मानते थे टॉकेटिव को। I finished my poem. It was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उन्होंने एक पोएम लिखी और वो बहुत ही सुंदर थी। उसमें किसके बारे में था? एक डक माँ के बारे में था, एक पापा के बारे में था, स्वैन हंस के बारे में, जिनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स थे। और उन्हें क्या आदत थी? उनकी क्वैक क्वैक करने की आदत थी और उनको उनके पापा ने क्या कर दिया? मार दिया। उनके पापा ने मार दिया, काट काट के मार दिया। ये पोएम में उन्होंने लिखा। अब लकीली मिस्टर किजिंग टुक द जोक राइट वे। अब लकीली किस्मत से जो मिस्टर किजिंग थे उन्होंने जो जोक लिया, उनका मजाक उड़ा, जोक हुआ उनका, तो उसको राइट वे में लिया कि सही वे में लिया, गलत वे में नहीं लिया कि वो चिढ़ जाए और उसको और पनिशमेंट दे। तो पॉजिटिव वे में लिया उन्होंने, नेगेटिव वे में नहीं लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other class as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. अब वो कह रहे हैं उन्होंने ये सभी क्लास अपनी हमारी क्लास में भी पढ़ के सुनाया और कमेंट्स भी दिए इस पे और भी बाकी सभी क्लासेस को उन्होंने पढ़ पढ़ के सुनाया।
और उन्होंने अब मेरे को बोलने के लिए भी अलाउ कर दिया, और अब वो मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते थे बोलने के लिए। इसका मतलब अब वो अच्छे ये समझने लग गए एन फ्रैंक को, और वो अब पॉजिटिव वे हो गए, और कभी भी उनको पनिशमेंट नहीं दी बोलने के लिए। अब उन्होंने अलाउ कर दिया 100% की एन फ्रैंक को कि तुम बोल सकती हो, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस उनका उस गर्ल का एन फ्रैंक का इतना था कि उन्होंने उनको बातों में जाने ही नहीं दिया अपने टीचर को। नो, ऑन द contrary, मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक these days, yours एन। अब वो कह रहे हैं कि इज ये हुआ हमारे साथ, बट अब जो किजिंग थे उनकी भी, मिस्टर किजिंग थे उनकी भी हैबिट क्या होगी, जोक्स मारने की होगी, मजाक करने की उनकी हैबिट होगी स्टूडेंट। क्योंकि उनमें ये चेंज आया, किसके कारण आया, एन फ्रैंक के कारण आया, कि अब वो भी जोक करने की उनकी हैबिट हो गई। क्योंकि वो पहले सीरियस रहते थे, बट अब जब एन फ्रैंक के साथ उनकी वार्तालाप हुई तो उससे वो सेटिस्फाई हुए और समझने लगे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग channel for more videos like this. Thank you.